नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मंगलवार को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को करेंगे संबोधित। इस वर्ष आईएससी का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतर्क विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहेगा। सिंगापुर और 5 अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण हुआ अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया ये फैसला। देश भर में दिखी नए साल के जश्न की धूम। प्रदेश के मथुरा, अयोध्या, वाराणसी सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर की नववर्ष की शुरुआत। बर्फीली हवाओं से ठिठुरी राजधानी। पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में अभी और गिरेगा पारा। और हाथरस में बरेली मथुरा राज्य मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बुलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर के कारण 3 लोगों की हुई मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के आईएससी का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतर्क विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस वर्ष आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान भी होंगे। आईएससी का 108वां वार्षिक सत्र राष्ट्र संत कोकड़ो जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है। नए साल में जीएसटी के मौके पर अच्छी खबर आई है। दिसंबर महीने में जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें साल 2022 के आखिरी में जीएसटी कलेक्शन में बीते साल यानी कि साल 2021 दिसंबर की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 1,49,000 करोड़ रुपए रहा है। बीते 10 महीनों से लगातार जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का ही रहा। अगर नवंबर महीने के जीएसटी संग्रह से तुलना करें तो इसमें भी इजाफा हुआ है। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ रुपए था। वहीं साल 2022 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जीएसटी अप्रैल महीने में 1,68,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। तो दूसरे नवंबर पर अक्टूबर महीने में 1.52 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने सिंगापुर और 5 अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। चीन के अलावा अन्य 5 देश हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड है। चीन सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आज से नेगेटिव आरटी-पीसीआर अनिवार्य है। गौरतलब है कि भारत में अगले महीने कोविड की स्थिति निर्णायक होने की आशंका के कारण ये कदम उठाया गया है। इन देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण भारत सतर्क हो गया है। देश के राज्यों ने किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे की भी समीक्षा की जा रही है। सिंगापुर से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे एक यात्री ने कहा कि हमें एयर सुविधा फॉर्म भरना था और नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी थी। हमें जैसे कि एक एयर सुविधा फॉर्म था वो हमने भरना था, तो वो चेक हुआ था। बाकी हमारा आरटी-पीसीआर टेस्ट था, वो चेक कर रहा था कि नेगेटिव है कि नहीं। जिनका 28 से पहले का है, जैसे कि 3 दिन से पहले का है, तो उनका दोबारा से मतलब आरटी-पीसीआर हो रहा है। व्यवस्थाएं काफी स्ट्रिक्ट है, सबकी चेकिंग हो रही है अच्छे से। देश में कोविड की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कोविड पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के प्रधान सचिव को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील आदि में कोरोना संक्रमण में आए उछाल संबंधी जानकारी दी गई। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन के बारे में भी बताया गया।
बैठक के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न मंचों से विविध बहुलता को एकीकार करते हुए एकीकृत राष्ट्र को प्रदर्शित करने के लिए अपने वक्तव्य दिए। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल भारत की सुंदरता को किस तरह से प्रस्तुत किया। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। दीवा जेवी आश ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ए तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। बात करें नए साल की तो 2 साल के बाद नए साल का जश्न इस बार पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत में भी लोग बीते 2 साल कोरोना की वजह से जश्न नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार भारत के कोने कोने में साल 2023 के स्वागत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई अपनों के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है, तो वहीं लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने पूजा स्थल जाकर दुआएं मांग रहे हैं। बच्चों और युवाओं का तो जोश देखते ही बन रहा है। भारत में पहला दिन और पूरे उत्तर भारत में ठंड के साथ चमकता हुआ सूर्य, पंजाब से लेकर पुरी तक और कोलकाता से मुंबई तक, ऊपर से रविवार। ऐसे में उल्लास दोगुना चौगुना क्यों ना हो। देश के हर छोटे बड़े शहर कस्बों तक में लोग खासे उत्साहित नजर आए। जाके मंदिर देखेंगे, जगन्नाथ में दर्शन करेंगे। नवे साल दियां बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मौसम साफ है, धुंध नहीं हैगी और शीत लहर भी चल रही है। पहले देखते हैं देश के बड़े शहरों में कैसा रहा पूरा दिन। बीती रात लोगों ने जहां जमकर पार्टी की, तो वहीं साल के पहले दिन तकरीबन सभी शहरों में लोगों ने पूजा स्थलों का रुख किया और सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। सिलीगुड़ी से तिरुवनंतपुरम तक और अमृतसर से मदुरई तक अपनी अपनी आस्था और परंपरा के मुताबिक लोगों ने मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाकर आराधना की। अपने परिजनों और राष्ट्र के लिए उन्होंने मंगल कामना की। वाराणसी का काशी विश्वनाथ हो या मदुरई का मीनाक्षी अम्मा का मंदिर या फिर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, आज सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जमा रही। मैं अतुल बोल रहा हूँ, मैं भाईंदर से आया हूँ। अराउंड 2 किलोमीटर बड़ी लाइन है, 3-4 घंटा हो गया मुझे लाइन में लगे हुए, बट लाइन में आ गए, अभी दर्शन हो गए, बढ़िया दर्शन हो गए एकदम से। यहाँ पर हम जो भी मनोकामना रखते हैं वहाँ पर संपन्न रूप से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ लोटस टेम्पल में घूमने आए फैमिली के साथ में, हमें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने पार्क, पर्यटक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों का भी रुख किया। कई जगह पर भीड़ और ट्रैफिक से स्थिति चरमराती भी नजर आई।
कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल पर सुबह से ही आगंतुकों का तांता लगा रहा, तो वहीं मनाली रोहतांग मार्ग पर पर्यटकों की लंबी कतार नजर आई। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दी। जम्मू के डोडा इलाके में भी लोग भारी संख्या में पहुंचे। ये साल हम लोगों का सबका अच्छे से बीते, हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें। जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम अभी? सोलंग वैली में, बट एज यू सी ट्रैफिक की वजह से थोड़े हम रुक चुके हैं। बट मनाली इतना अच्छा है कि जहाँ पे भी रुक जाते हैं एंजॉय तो कर सकते हैं यार। सो वैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे साइड में। राजधानी दिल्ली का भी हाल कमोवेश ऐसा ही रहा, जहां लोगों ने इंडिया गेट, कनॉट प्लेस पर जमकर आउटिंग की। लोटस टेम्पल के आसपास भी लोग काफी नजर आए। नव वर्ष के मौके पर बीते 2 साल 2021 और 2022 में कोविड का साया था। उन सालों में पाबंदियां थी। वजह यही है कि साल 2023 लोगों के लिए कई खुशियां भी लेकर आया है, इसलिए जरा सा मौका मिला और लोग उमड़ पड़े जश्न के लिए। लेकिन लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जश्न के रंग में सावधानी और सुरक्षा से समझौता न हो। सड़क यातायात नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने आसपास बच्चों का विशेष ख्याल रखें और बहुत ज्यादा भीड़ की स्थिति से भी बचें। अब रुख करते हैं अयोध्या की ओर। अयोध्या में प्रमुख पर्व और मेलों की ही भांति नूतन वर्ष के प्रथम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। अयोध्या के ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ और विशेषकर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगीं। हर कोई नए वर्ष की शुरुआत अपने आराध्य रामलला और हनुमंत लला के समक्ष श्रद्धा निवेदित करने की बात करना चाहता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन परंपरा के प्रति इस तरह समर्पित हैं, तो हम सब श्रद्धालु क्यों नहीं समर्पित होंगे। सभी अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण पर गर्व की अनुभूति भी कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की भी श्रद्धालुओं ने प्रशंसा की। यहाँ नए साल पे बजरंगबली का दर्शन करके शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ के हमारे मोदी और योगी में आस्था है अयोध्या पे, तो हमारा तो पब्लिक का आस्था होना स्वाभाविक है। जय श्री राम। मेरी आस्था भगवान श्री राम में, भगवान बजरंगबली में रहती है। मैं नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना। नए साल पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही दर्शन प्रारंभ हो गए थे। एक अनुमान था कि लगभग 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने यहाँ आएंगे और उस अनुमान के तहत हम लोगों ने सुरक्षा प्रबंध किए थे। वहीं वाराणसी में नववर्ष पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने से दर्शनार्थी आए। एक दर्शनार्थी रूस का भी मिला। सभी नववर्ष पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुर थे। अब तक लगभग 5 लाख दर्शनार्थियों ने नववर्ष पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और अभी लगभग लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करेंगे। भीड़ की आशंका को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से स्पर्श दर्शन बंद कर दिया गया है। हम लोग 2 घंटे से लाइन में लगे हैं और अब भी कम से कम 2 घंटे और लाइन में लगना पड़ेगा। तो अभी साल का नया दिन है तो इसलिए दर्शन करने आए बाबा विश्वनाथ का। हम प्रयागराज से आए हुए हैं, काशी विश्वनाथ में दर्शन करके जाएंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे यूपी पुलिस को कि वो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं और मतलब हम सबकी देखरेख भी कर रहे हैं, तो उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। अब देखते हैं कि काशी बाबा के दर्शन में कितना टाइम लगता है। Name and country name. My name is Tatiana. I'm from Russia. I come from Khram. Visit of Temple Visha. श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज नव वर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक है। श्रद्धालु सुबह से ही लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए आतुर है और सभी ने बाबा का आशीर्वाद लिया है। अभी तक लगभग 3 लाख से ऊपर संख्या हो चुकी है श्रद्धालुओं की। हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं क्यू लगा करके बैरिकेडिंग कराई गई है, पूरा कतारबद्ध चारों तरफ से है और श्रद्धालुओं के लिए अंदर पेयजल आदि की व्यवस्था कराई गई। नए साल में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान लुढ़कने से लोग दिन भर सर्दी से ठिठुरते रहे। अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आएगी।
पश्चिमी विक्षोभ के साथ हल्की हवा और नमी के चलते अब घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। सुबह और रात में कहीं बहुत घना और कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पूरे दिन धूप नहीं निकली। लखनऊ और आसपास भी मौसम का यही हाल रहा। वहीं मौसम विभाग ने आज राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में सुबह के समय कोहरे की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान लखनऊ में 9 डिग्री, वहीं अयोध्या में 9 डिग्री और हरदोई में 8 डिग्री होने की संभावना जताई है। शीतलहर और कोहरे भरी सर्दी से बचाने के लिए गरीब और असहायों को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कंबल वितरण किया। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि बढ़ती ठंड को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फ्रांस दौरे को लेकर कहा कि निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर उत्साहित हैं और यूपी में 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने को लेकर फ्रांस के साथ MOU भी साइन किया गया है। जो ठंड का चिल्ला जाड़ा का समय कहलाता है, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को और वंचितों के कंबल का वितरण किया गया है, क्योंकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होगा या उसके विकास के या उसकी दर्द को नहीं समझा जाएगा, तब तक देश के विकास की बात करना बेमानी है। ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने राजनीतिक चिंतन में बताया है। उसी के आधार पर योगी जी की सरकार ये गरीबों को कंबल वितरण कर रही है। मैंने विदेश में जाके देखा कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रति असीम उत्साह। जब हम बताते थे कि हम उत्तर प्रदेश से, तो ओ यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, योगीज स्टेट, एक इतना बड़ा उत्साह मैंने देखा, एक आश्चर्यजनक। तो मुझे एक तो गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे नेताओं ने पूरे विश्व में एक पहचान बनाई है अपने प्रदेश की और देश की, और वो लोग बड़े बड़े उत्साहित हैं यहाँ निवेश करने के लिए। इसके जिन 2 देशों में हम गए, वहाँ से 2500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की MOU साइन हुए हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। और इस गति से अगर हम लोग चलते रहे, प्रदेश सरकार चलती रही योगी जी के नेतृत्व में, तो 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक शक्ति बनेगा। हाथरस जिले के कोतवाली मुरसान इलाके में बुलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार देर शाम बरेली मथुरा राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बुलेरो गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बुलेरो के परखच्चे उड़ गए। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि बुलेरो और ट्रैक्टर में टक्कर हुई है। हादसे में गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। 3 लोग मृत थे, तो 3 जो इंजर्ड थे उनको मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। और जो डेथ हो गई है उनको पहचान हो गई है, तो उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया है और उनमें से कुछ लोग आ भी गए। अभी तो देखिए वो पूरा वेरीफाई किया जा रहा है, चेक हो रहा है। बस अभी यही जानकारी है कि वृंदावन से कुछ लोग आ रहे थे और दूसरी ओर से ट्रैक्टर जा रहा था, तो संभवतः फॉग है, इसी कारण से थोड़ा सा कुछ दुर्घटना हुई है। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें रेनानी ज्वेल्स के संचालक हर्षित बंसल द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाल ही में शामिल की गई घड़ी ब्रेसलेट को प्रदर्शित किया गया। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन मेरठ के सदस्य रेनानी ज्वेल्स के संचालक हर्षित बंसल ने लगभग 373 ग्राम सोने व 55 कैरेट के 17,524 हीरे जड़े हुए एक घड़ी ब्रेसलेट बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर न केवल मेरठ का बल्कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। वहीं मेरठ में 8, 9 और 10 जनवरी को 3 दिवसीय मेरठ ज्वेलरी शो का 3य संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजयानंद अग्रवाल ने बताया कि इस प्रदर्शनी में मेरठ के सोने, चांदी एवं हीरे के प्रमुख ज्वेलरी निर्माता अपने आभूषणों को अपने स्टॉल पर प्रदर्शित करेंगे। अभी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 29 दिसंबर को, मोस्ट डायमंड इन अ सिंगल वॉच। इस वॉच की खास बात ये है कि ये जो ज्वेलरी है ना, ये ज्वेलरी नहीं है, ये अपने आप में इमोशन है। ये इमोशन इसलिए है क्योंकि ये रेनानी प्रॉमिस करता है कि ये वन एंड ओनली पीस इन दिस यूनिवर्स होगा।
और यही विशेषता इसको ऐसा बना देती है जो रेयरेस्ट हो, मतलब ये रेयरेस्ट वॉच इन द वर्ल्ड होने वाला है। इससे पहले जब हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो हमने मतलब कमर्शलाइजेशन के लिए से नहीं बनाया था, वो हमने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन की वजह से बनाया था। ये वाला आइडिया मुझे आया है श्रीनिका का, नेचर से और बिलोंगिंग्स से। ये वॉच हमको एक हिंदू माइथोलॉजी से जोड़ता है। आजकल का जनरेशन, आजकल का यूथ ये माइथोलॉजी भूल चुका है, तो उसको रिमेम्बरेंस के लिए कि हमारे जो पास्ट है कितना ग्रेट रह चुका है, उसको जोड़ने के लिए ये वॉच की प्रतीक्षा है। बहुत सारा कुछ सरकार से हमें मिल चुका है, लेकिन ज्वेलरी सेक्टर को नहीं मिला है। रैपिड ट्रेन मिल चुकी है, एक्सप्रेस वे मिल चुके, ज्वेलरी सेक्टर को भी बहुत जल्दी हमें उम्मीद है अच्छा कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन ज्वेलरी सेक्टर की पोटेंशियल स्थिति को समझ चुका है। वह समझ चुका है कि ज्वेलरी सेक्टर में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। लगभग हमारे 50 के लगभग हमारे लोग इसमें अपनी ज्वेलरी को प्रदर्शित। स्मार्ट भारत में स्मार्ट गांव के सपने के तहत देश के प्रधानमंत्री और समाज सेवक नानाजी देशमुख से प्रभावित होकर उन्नाव निवासी अनुराग त्रिवेदी अब अपने गांव में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। श्रुतु फाउंडेशन नाम की संस्था का गठन उनके द्वारा किया गया है, जो बच्चों को न सिर्फ निःशुल्क शिक्षा देती है बल्कि उनके संपूर्ण विकास के लिए खेलों में भी उन्हें बढ़ावा देती है। अनुराग अपने जनपद के कई गांव में पुस्तकालय भी चला रहे हैं और विशेष रूप से लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नानाजी देशमुख की जो प्रेरणा थी ग्रामोदय की, उसके अंतर्गत हम लोगों ने गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संधारणीय विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमने गांवों को खड़ा करने का सोचा। इसके अंतर्गत हमारे 3 मुख्य प्रकल्प हैं। समृद्धि 3 प्रकार की है, तन की, मन की और धन की। बच्चों को शिक्षा में आधुनिक शिक्षा नीति के हिसाब से और कंप्यूटरी शिक्षा देने के साथ साथ संस्कार वाली शिक्षा। बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए खेल का प्रबंध, उनके लिए रोजगार का प्रबंध, कंप्यूटर ट्रेनिंग कराना, महिलाओं को प्रशिक्षित करना रोजगार के लिए, और उसके साथ साथ में हम लोगों ने किसानों के लिए किसान पाठशालाओं को शुरू किया है, जिससे गांवों में समृद्धि 3 प्रकार की आ सके। देखिए, अभी हमारे 7 केंद्र हैं, 146 गाँवों से हमारे पास प्रस्ताव हैं बनाने के लिए। अभी हम लोग 14 से 15 हज़ार बच्चों को, 4 से 500 किसानों को, 300 लड़कियों को हम लोग प्रभावित कर पा रहे हैं। मेरा नाम तान्या है, हम पडरी कला जिला उन्नाव में रहते हैं और एसपीपी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। रित फाउंडेशन के तहत अनुराग सर आते हैं, हमें निःशुल्क शिक्षा देते हैं और खेल खिलाते हैं। हमारे पास ट्रैक सूट नहीं थे, जूते नहीं थे, अनुराग सर ने हमें ट्रैक सूट, जूते दिलाए और हम रेस में पीटी उषा के जैसा बनना चाहते हैं और देश में नाम कमाना चाहते हैं। हमारे यहाँ अनुराग सर आते हैं, खेल खिलाते हैं और खेल के साथ शिक्षा भी देते हैं। हम लोग को ट्रैक सूट और शूज देकर खेल की तरफ उत्साहित करते हैं। अनुराग सर हमारे यहाँ आते हैं और उन्हें काफ़ी समय से स्पोर्ट्स में प्रोत्साहन देते हैं। हमें क्रिकेट में बहुत रुचि है, हम मिताली राज जैसा बनना चाहते हैं और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। नए साल में प्रदेश में सरकार 40,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड ने उपनिरीक्षक व सिपाही समेत अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक व सहायक की 1157 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को नए साल का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती बोर्ड विभिन्न स्तर के लगभग 40,000 पदों पर चयन की प्रक्रिया आरंभ की है। इनमें रेडियो शाखा के 2,430 पदों के लिए जल्द ही लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ ही उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 829, कंप्यूटर ऑपरेटर के 693, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210, फायरमैन 1,007, आरक्षी पीएससी के 8,540 और जेल वार्डर के 1,582 पदों समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधिचयन बोर्ड को उपलब्ध कराए गए हैं। आजमगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलहनी को जिले के पहले हेल्थ एटीएम की सौगात मिली है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RN तिवारी और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि जन सहयोग की भावना से आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी कदम है। इसमें गरीब और आम जनमानस की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 150 तरह की जांच तत्काल संभव हो सकेंगी।
हेल्थ एटीएम्स सुलभ हमारे मेडिकल जांच के लिए एक अच्छे उपकरण हैं और ये जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जो हमारा यहाँ जिला अस्पताल है उस पर स्थापित किए जाने की योजना है। उसी के क्रम में जन सहयोग से यहाँ पर पहला एटीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलनी में कल स्थापित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की लगभग 150 जांचें विदाउट एनी फीस हो सकती हैं। वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने की संभावना है। न्यायमूर्ति एस नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय विधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मंगलवार को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को करेंगे संबोधित। इस वर्ष आईएससी का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतर्क विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहेगा। सिंगापुर और 5 अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण हुआ अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया ये फैसला। देश भर में दिखी नए साल के जश्न की धूम। प्रदेश के मथुरा, अयोध्या, वाराणसी सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर की नववर्ष की शुरुआत। बर्फीली हवाओं से ठिठुरी राजधानी। पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में अभी और गिरेगा पारा। और हाथरस में बरेली मथुरा राज्य मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बुलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर के कारण 3 लोगों की हुई मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।